हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव प्रजनन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने अंडाशय की संरचना जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत थी उसको डिस्कस किया था और उसके बाहरी पार्ट को भी हमने जो बाह्य जेनिटल एरिया है उसको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बाकी के पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र। तो आर्तव चक्र से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्तव चक्र क्या होता है? ये जो प्राइमेट्स मादाएं होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो जनन चक्र होता है उसी को जनन चक्र को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यह मासिक चक्र होता है जो मादाओं में अगर बात करें मनुष्य के अंदर तो क्या होता है, 28 दिन का होता है। 28 दिनों में ये क्या होता है, हर बार रिपीट होता है। व्यक्तिगत रूप से ये इसमें 1-2 दिन ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो 28 दिन का होता है। आगे डिस्कस करते हैं कि जो आर्तव चक्र होता है तो जब इसकी शुरुआत होती है तो ये किस प्रकार से शुरुआत होती है। तो ये क्या होता है कि कुछ बच्चों में 9 वर्ष की उम्र से भी प्रारंभ हो जाती है, किसी में 10 होती है। अलग अलग में उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन 9 से लगभग ये प्रारंभ हो जाता है, जिसको शुरुआत में क्या कहते हैं, रज दर्शन या रजोदर्शन मीनार्क कहते हैं। तो ये जो होता है जब आर्तव चक्र पहली बार प्रारंभ होता है विद्यार्थियों, तो इसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन या रज दर्शन भी कहते हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रारंभ कब से हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये ज़्यादा उम्र की महिलाओं में बंद हो जाता है आर्तव चक्र आना, मासिक चक्र आना जो महीने टू महीने आता है वो आना बंद हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसको हम नजो निवृत्ति के नाम से जानेंगे। मीनोपॉज कहते हैं कि 40 से 45 उम्र की महिलाओं में रज चक्र का बंद हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। तो स्थायी रूप से बंद हो जाता है। इससे बंद होने से पहले ये 2-3 बार थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तरीके से चलता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, ये स्थायी रूप से बंद हो जाता है, जिसको हम मीनोपॉज या रजो निवृत्ति कहते हैं। तो इसकी उम्र आपसे पूछी जा सकती है कि रजो निवृत्ति की जो उम्र है वो क्या है। तो 40 से 45 वर्ष की उम्र में ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन इसके बीच में ये बंद होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में उनमें किसी प्रकार का अंडों का निर्माण नहीं होता है, वो न किसी प्रकार की संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनमें अंडाणुओं का निर्माण होना ही बंद हो जाता है। आगे डिस्कस करते हैं कि आर्तव चक्र के दौरान जो घटनाएं होती हैं वो किस प्रकार से घटित होती हैं और वो किस प्रकार से हमारे अलग अलग भागों में डिवाइड है। उनके दौरान हार्मोन का लेवल क्या क्या होता है, गर्भाशयी रूप घटनाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मानसिक लेवल में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चेंजेस उसके दौरान दिखाई देते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन में क्या क्या परिवर्तन होता है और अंडाशय हार्मोन में क्या परिवर्तन होता है और अंडाशय घटनाएं किस प्रकार से। तो 4 प्रकार की चीज़ों का हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जब आर्तव चक्र का प्रारंभ होता है तो उसका प्रारंभ क्या होता है कि ऋतुस्राव से ही होता है। तो क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है, हमारे ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसकी अवधि क्या होती है, 3 से 5 दिन की होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे आर्तव प्रावस्था ही स्टार्ट होती है। तो पहले प्रावस्था में हम क्या देखेंगे, आर्तव प्रावस्था होता है। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में हमारे ये 3 से 5 दिन के भीतर होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि जो पुटिकाओं का निर्माण होता है, जो हमने पहले ग्राफिन पुटिका डिस्कस की थी, तो नई ग्राफिन पुटिका का क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होता है और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रारंभ हो जाता है, बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राफिन पुटिका डेवलप होने लगती है। और ये 14वें दिन जाकर के क्या होता है, फिर ये आपके ओव्यूलेशन होता है। तो ये 2 घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, एक तो इस प्रकार से और एक गर्भाशयी घटना है, एक अंडाशयी घटना है। इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्तव प्रावस्था में, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि पश्च आर्तव प्रावस्था में क्या होता है। तो पहली आर्तव प्रावस्था जो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रही है, ये 3 से 5 दिन की इसकी अवधि होती है। इस दौरान क्या होता है कि जो गर्भाशय ने पूरी मतलब इसको प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए तैयारियां की थी, तो उसको निषेचन नहीं हो पाने की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर आपका आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है और निषेचन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल अचानक से कम हो जाता है और यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं और इसकी ग्रंथियां फट जाती है और रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। इसकी अवधि टोटल कितने दिन की रहेगी, तो 3 से 5 दिन की रहेगी। इस दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ये विद्यार्थियों बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से ही क्या होता है, ये ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, दूसरे नंबर पर हमारी अवस्था आती है पश्च आर्तव प्रावस्था। तो पश्च आर्तव प्रावस्था में क्या होता है कि उसके बाद में हमारे यहाँ से
14 दिन के भीतर भीतर वाला टाइम यहाँ पर कवर होता है। इस दौरान क्या होता है, इसको पुटिकीय अवस्था भी कह सकते हैं, पश्चार्धव अवस्था को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ये पुटिकाएं हैं ये डेवलप होने लगती हैं और पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से विकसित होने पर इसको पुटिकीय अवस्था भी कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है, हमारा जो ये हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जिसको हम FSH हार्मोन या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसका श्रावण उच्च सीमा पे होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड वाला सिग्नल है ऊपर, जो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपकी अंडाशयी घटनाएं हैं, ये आपके अंडाशयी हार्मोन का स्तर है, और ये आपकी गर्भाशयी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH का श्रवण भी बढ़ जाता है और LH का श्रवण भी बढ़ता है। कि जैसे 14 दिन होंगे और 14 दिन क्या होगा, LH हार्मोन के कंट्रोल से क्या होगा, आपके ओव्यूलेशन हो जाएगा, अंडे का मुक्त कर दिया जाएगा और अंडा रिलीज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, शुरू में जो हमारे ये वाली घटनाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से ऋतुस्राव प्रारंभ हो गया था, तो 14वें दिन के पास आते आते एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारी तीसरी अवस्था में। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है कि ल्यूटियल अवस्था होती है। उसमें हमारे क्या होता है कि ये जो अब हमारे 14वें दिन जो ओव्यूलेशन हो चुका है, तो ये जो संरचना बची है, ये संरचना क्या करती है कि अंडाणु निषेचन का इंतजार करता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये संरचना क्या करती है कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, और कार्पस ल्यूटियम बना करके क्या करती है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करने लगती है। तो एस्ट्रोजन के मुकाबले में ये प्रोजेस्टेरोन इसमें मेन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है, जो गर्भावस्था के ठहरने के लिए और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन होता है, जो ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो इस दौरान क्या होता है विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में आपके उछाल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है और इसकी श्रावण होने पर इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके गर्भाशय स्तर ये भी तैयार होने लग जाता है। और चौथी अवस्था में हमारे क्या आता है लास्ट में, कि ये जो अगर निषेचन नहीं हो पाता है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बन गया था, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो बन जाता है, ये क्या होता है, अगर निषेचन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो ये क्या होता है कि नष्ट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और एक श्वेत संरचना में बदल करके धीरे धीरे विघटित होने लगता है और नष्ट होने लगता है। और ये जो लास्ट अवस्था आपके ये 15वें दिन से 28वें दिन तक होती है, 15 दिन से 28 दिन के भीतर भीतर होती है। तो इन चारों अवस्थाओं में हमारे क्या होता है, आर्तव चक्र कंप्लीट होता है। थोड़ा और आगे थ्योरेटिकल रूप से डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम से हमने समझ लिया है। आर्तव चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था हमने डिस्कस की थी, आर्तव प्रावस्था या रजस्राव प्रावस्था ऋतुस्राव के पहले दिन से प्रारंभ होती है, अवधि 3 से 5 दिन की होती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। ऋतुस्राव का प्रारंभ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। गर्भाशयी एंडोमीट्रियम, जो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको एंडोमीट्रियम कहते हैं, इसकी रक्त कोशिकाएं और ग्रंथियां फट जाती है और रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है, इसी के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ये हमारी पहली अवस्था कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या था, हमारे पश्चावर्तव या पुटिकी अवस्था, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो गर्भाशय एंडोमीट्रियम का बनना और ऊतकों की मरम्मत का काम इसके दौरान शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ऋतुस्राव के कारण डैमेज हो गई थी, ये क्या होती है, पुटिकी अवस्था के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भी तैयार होने लगती है और पुटिका भी तैयार होने लगती है, इसीलिए इसको पुटिकी अवस्था भी कहते हैं। पुटिका का जो ग्राफिन पुटिका का जो डेवलपमेंट है वो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, इसके निर्देशन में, इसके कंट्रोल में होता है। और इस दौरान क्या होता है, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण बढ़ जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये भी क्या करते हैं, आपके ये पुटिका, ये कोशिकाएं होती हैं ग्राफिन पुटिका, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ग्राफिन पुटिकाएं जो होती है वो अंडाशय के अंदर ही होती है और बाद में इसके द्वारा जो अंडाणु को रिलीज करने के बाद में कार्पस ल्यूटियम बनती है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करती है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों का श्रवण कुल मिलाकर के अंडाशय के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। उसके बाद क्या होता है, हमारे तीसरी अवस्था थी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसमें 14वें दिन क्या होता है, यहाँ पर आपके ओव्यूलेटरी स्टेज है, ये फेज है। इसमें क्या होता है, 14वें दिन अंडाणु का निष्कासन कर दिया जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग कहेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, अंडोत्सर्ग जो मैंने बताया था आपको कि LH हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल 14वें दिन बढ़ने लगता है। इसके बाद हमारी आखिरी अवस्था पश्चार्तव अवस्था, ये ल्यूटिल प्रावस्था थी। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी अवधि जो होती है विद्यार्थियों, ये 15 से 28 दिन की होती है। और इस दौरान क्या होता है, हमारे जो ग्राफिन पुटिका है वो, अगर ग्राफिन पुटिका से क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है अंडाणु के रिलीज होने के बाद में,
और कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करके ये क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो मुख्य रूप से कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना है। और इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य हार्मोन यही होता है। आगे बढ़ते हैं। निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है कि अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट होने लगती है और एक श्वेत पिंड में बदल जाती है और कार्पस एल्बिकेंस इस संरचना को हम कहते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट होती है, कार्पस एल्बिकेंस में होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम निरंतर 9 महीने तक क्या करती है, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बनाए रखती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अब हमारे आगे। यहाँ पर हमारा आर्तव चक्र कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है निषेचन और अंतररोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि निषेचन की क्रिया में क्या होता है, मुख्य रूप से आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं का मिलना, शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं का मिलना क्या होता है, निषेचन होता है। और इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप ये दोनों क्या होती है विद्यार्थियों, हैप्लॉइड सेल होती है, ये अगुणित होती है। और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और उसी का बाद में क्या होता है, उसमें आगे विभाजन शुरू हो जाता है। और वो विभाजन जो होता है विद्यार्थियों, वो एक समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। और उसके बाद अंत में जाकर कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट संरचना बन करके उसका क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है गर्भाशय के आंतरिक स्तर में। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये किन किन हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होता है कि आपके मैथुन के दौरान क्या होता है कि नर द्वारा मादा की योनि में जब वीर्य को छोड़ा जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, वो प्रक्रिया आपकी वीर्य सेचन कहलाएगी, इंसेमिनेशन कहते हैं। कि पुरुष द्वारा स्त्री की योनि में वीर्य को छोड़ना। अब इस वीर्य में क्या होता है, आपके मिलियंस में क्या होते हैं, ये स्पर्म होते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक स्पर्म की या शुक्राणु की संरचना है कि जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो आपके सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है 3 भागों में। और आगे इस पर क्या होती है, एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। तो हम इसकी संरचना को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो वीर्य नर द्वारा मादा की योनि में छोड़ा जाता है उसमें जो स्पर्म होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी बात करते हैं, तो ये पार्ट है इसका, ये इसका सिर वाला पार्ट है। इस सिर वाले पार्ट में क्या होता है, ऊपर की ओर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, इसको एक्रोसोम कहते हैं। और इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसका मिड पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको गतिशील बनाए रखने के लिए, निरंतर गति कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं जो इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। जो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे रूप में भरे हुए होते हैं। और ये इसका पूंछ वाला भाग है जो विद्यार्थियों इसको क्या करता है, तैराने में सहायता करता है। तो 3 भागों में ये बटा होता है, सिर और इसका मध्यखंड और पूंछ वाला भाग। और टोपीनुमा संरचना जो होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं। और इसके सिर वाले पार्ट में क्या होता है, आपके जो संगणित रूप से एक प्रकार से डीएनए भरा होता है, जो इसका क्या होता है, यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ या केंद्रक होता है सिर वाले पार्ट में। और इसमें डीएनए होता है, इसका गुणसूत्र होता है। और यही पार्ट आगे चल करके क्या करता है, नई पीढ़ी को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। और यही इसका मुख्य पार्ट होता है। एक्रोसोम में क्या होता है, आपके अंडाणु की झिल्ली को गलाने के लिए एंजाइम भरे होते हैं, और जो आगे जा करके अंडाणु की झिल्ली को भेजता है और शुक्राणु के इस डीएनए वाले पार्ट को अंडाणु के अंदर एंट्री दिलवाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम अंडाणु की झिल्लियों को नष्ट करता है, जो इसके एक्रोसोम द्वारा पार्ट द्वारा स्रावित किया जाता है, जो हमने अभी टोपीनुमा संरचना देखी थी। अंडाणु में केवल एक शुक्राणु ही प्रवेश करता है, यानी एक अंडाणु जो मादा के द्वारा रिलीज किया जाता है हर महीने, उसमें क्या होता है, निषेचन के दौरान क्या होता है, केवल एक शुक्राणु ही प्रवेश कर पाता है। इसमें क्या होता है, इसका पूरा सिस्टम होता है कि ये एक शुक्राणु किस प्रकार से इसमें प्रवेश करेगा। चलिए देखते हैं कि अंडाणु की ये संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है विद्यार्थियों। इसके चारों तरफ मिलियंस में जो स्पर्म वीर्य के साथ में छोड़े जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी इस प्रकार से गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। और केवल क्या होता है, एक शुक्राणु ही क्या करता है, उसमें अपना प्रवेश कर पाता है, जिसमें भी क्या होता है कि
उसका केवल सिर वाला पार्ट जो होता है, जिसमें उसका केंद्रक होता है, जो ही आगे पीढ़ी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वो उसमें केवल प्रवेश करता है। और उसके बाद क्या होता है कि अंडाणु का जो केंद्रक है और इस शुक्राणु का जो केंद्रक है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संलयित होकर केवल एक केंद्रक बनाते हैं। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड थी, तो ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, द्विगुणित स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस द्विगुणित स्ट्रक्चर को जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। तो इस डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि केवल इसमें एक शुक्राणु ही प्रवेश कर पा रहा है और बाकी सारे शुक्राणु बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ये शुक्राणु अंदर इसमें अन्य झिल्लियों को भेद करके हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम के द्वारा भेद करके अंदर प्रवेश करता है। इसके प्रवेश करते ही क्या होती है, इसी अंडाणु की झिल्ली क्या होती है, निध्रुवित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है कि ये अन्य शुक्राणुओं को इसमें अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए ये ध्यान रखना आप विद्यार्थियों, जब भी अंडे का जब निषेचन होता है तो केवल एक शुक्राणु ही अंदर प्रवेश करता है, बाकी सब बाहर ही रहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने से रोकती है ये निध्रुवित हुई अंडाणु की झिल्ली। आगे बढ़ते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसको जाइगोट कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से ये मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक एग सेल है और ये आपके एक स्पर्म कोशिका है जो शुक्राणु कोशिका है। ये दोनों मिलते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं, और ये दोनों मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, इन दोनों के केंद्रक मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो होता है हमारा ये द्विगुणित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। जाइगोट में क्या होता है, जैसे ही ये जाइगोट बनता है तो इसमें आगे क्या होता है, विभाजन शुरू हो जाता है। और ये विभाजन जो होता है इस दौरान वो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बनती ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, एक घेरे में व्यवस्थित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें किस प्रकार से विभाजन होता है। देखिए विद्यार्थियों कि इस वाले डायग्राम से जो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये अंड कोशिकाओं यहाँ से रिलीज होती है अंडाशय से और शुक्राणु से मिलती है, निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसमें यहाँ पर विभाजन शुरू हो जाता है। यहाँ से 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 कोशिकाओं में वापस समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, तो आपके 8 कोशिकाएं बनेगी। तो ये 8 से 16 कोशिकाओं की जो इसमें समूह बन जाता है। तो 8 से 16 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, इसमें इस संरचना को मोरुला के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 से 16 कोशिकाएं होती है। तो ये इस प्रकार से लुढ़कते हुए यहाँ आगे गति करता जाता है और इसमें विभाजन भी शुरू होता रहता है। इस दौरान इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है विद्यार्थियों। और उसमें क्या होता है, बाद में ये कोशिकाएं एक व्यवस्थित होकर एक बाहरी घेरा बनाती हैं जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर वाली कोशिकाओं को इनर मास सेल भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, आगे जाकर के शरीर के जो विभिन्न अंग बनाने हैं बच्चे की, उन सभी अंगों का निर्माण इस अंदर वाली कोशिकाओं से होता है। और ये बाहरी स्तर क्या करता है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। जैसा कि इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे, जैसे ये आता है यहाँ पर आकर के चिपक जाता है। ये मुरला अवस्था के बाद में इसमें क्या होता है, आगे और विभाजन शुरू होता है। जो 16 से 32 कोशिकाओं का समूह होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी अवस्था में ही क्या होता है, इसका यहाँ पर आपके रोपण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रोपण कौन सी अवस्था में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी अवस्था में होता है। और 8 से 16 कोशिकाओं की संरचना को क्या कहेंगे, मुरुला कहेंगे। और ये जो 16 से 32 कोशिकाओं का समूह है वो आपके ब्लास्टुला है। तो इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ से निषेचन होता है और निषेचन के बाद में इसमें विभाजन शुरू होता है। और ये यहाँ से गति करते हुए गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से आकर के यहाँ पर चिपक करके इसमें इम्प्लांट हो जाता है और इसका आगे का विभाजन यहाँ पर शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से 16 कोरक खंड वाली संरचना मोरुला कहते हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। उसके बाद क्या होता है, मोरुला में लगातार विभाजन होकर ब्लास्टुला या कोरक खंड बनाते हैं। कोरक खंड एक बाहरी परत में व्यवस्थित होकर एक परत बनाते हैं जिसे पोषक कोरक स्तर कहते हैं। इस पोषक कोरक स्तर द्वारा कोरकपुटी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, अंतररोपण कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी डायग्राम से डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं।
ये इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों जैसे ये गर्भाशय में एंडोमेट्रियम में ये यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाता है तो इसमें आगे का विभाजन शुरू हो जाता है और ये क्या करता है, एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसको क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। और इस कोरियन में क्या होता है कि ये छोटे छोटे आपको प्रवर्त दिखाई दे रहे होंगे, इनको क्या कहते हैं, जरायु अंकुर कहते हैं। तो जरायु अंकुर होते हैं आपके कोरियन में और ये मिल करके और गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम उसमें प्रवर्त मिल करके एक सम्मिलित संरचना बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये इसका नाभि रज्जु है जिसके माध्यम से क्या होता है कि आपके माता के रक्त के साथ में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन आती है और इसकी जो गर्भ है जिसकी क्या होती है अपशिष्ट पदार्थ और जो इसके CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है इसके माध्यम से वापस माता के रक्त में जाकर के मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है माता से गर्भ में और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो गर्भ से माता के रक्त में स्रावित होते हैं, लेकिन दोनों का रक्त यहाँ पर मिलता नहीं है। और यहाँ पर ये संरचना आपके ये एक फीटस की है जिसको इस प्रकार से दर्शाया गया है डायग्राम में। और ये आपका पूरा गर्भाशय है जिसके गुहा में एक भ्रूण है। आगे डिस्कस करते हैं। अपरा द्वारा माँ और भ्रूण के रक्त में के बीच में भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, अम्ल, खनिज लवण और ऑक्सीजन प्रतिरक्षी पहुंचते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो गर्भ के इसके भ्रूण के वो क्या होते हैं माता के रक्त में पहुंचते हैं। तो माता के रक्त में पहुंचने पर क्या होता है, इन दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। अब जो अपरा होती है हमारे या प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा भी क्या करती है विद्यार्थियों, एक अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है। और ये गर्भावस्था के दौरान क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का स्रावन करती है। इसके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन जैसे हार्मोन का इसके द्वारा क्या होता है, श्रवण किया जाता है। और मनुष्य में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी की जो अवधि है, पीरियड है इसका, ये आपके 9 महीने का होता है। तो इसके बाद में क्या हो जाता है कि इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और विकसित हो जाता है शिशु पूरा। और उसके बाद क्या होता है, उसका प्रसव होता है। प्रसव के माध्यम से क्या करता है कि शिशु मादा के शरीर से योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है। तो आगे डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रसव। तो प्रसव में क्या होता है कि गर्भावस्था के बाद गर्भाशय से विकसित शिशु जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, इसका बाहर आ जाना प्रसव कहलाता है। और प्रसव के दौरान क्या होता है कि जो माता का गर्भाशय का अंत स्तर था उसमें क्या होता है, एक संरचना जो हमने अभी पहले डिस्कस की थी, अपरा या प्लेसेंटा विकसित हुई थी जो माता के एंडोमेट्रियम से चिपकी हुई थी, जिसके माध्यम से वो पोषक पदार्थों को वहाँ से शिशु में ट्रांसफर कर रही थी। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि प्रसव के दौरान क्या होता है कि जो इसके माध्यम से गर्भ शिशु जो आपके पूरा विकसित हो रहा था और गर्भ ठहरा हुआ था, तो गर्भाशय के अंदर क्या होता है कि इसकी और इसकी अपरा के माध्यम से और शिशु की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि गर्भावस्था के बाद जब प्रसव का टाइम आता है तो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है और बहुत बिल्कुल कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि इन दोनों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और फिर वो क्या होता है, अपरा आपके एंडोमेट्रियम से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रसव शुरुआत हो जाती है और प्रसव होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, डायग्राम के माध्यम से यह क्या है, गर्भाशय पूरा इस तरीक़ा से फैल जाता है गर्भ शिशु की वजह से। और फिर जब जैसे ही प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान क्या करता है, योनि मार्ग से ये इस प्रकार से बाहर आता है। इसके दौरान भी बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं कि किन के माध्यम से प्रसव होता है, तो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो इसके द्वारा क्या करता है, देखो विद्यार्थियों, शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो गर्भाशय फैल चुका होता है ये प्रसव के बाद में वापस थोड़ी देर में नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। और इसके साथ में जो प्लेसेंटा है जो कि इस प्रकार से संरचना के रूप में एंडोमेट्रियम से जुड़ी होती है और एक तरफ से शिशु के पेट से जुड़ी होती है नाभिनाल। तो ये क्या करती है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से इसका कनेक्शन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है और ये भी गर्भ शिशु से प्रसव के बाद में बाहर आ जाती है। और गर्भाशय जो है वो इतना फैल चुका होता है वो वापस धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में और अपनी पहले वाली स्थिति में साइज में आ जाता है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। अब गर्भावस्था में जो आपके टोटल हार्मोन थे और प्रसव के दौरान किन हार्मोन की भूमिका होती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो गर्भावस्था के अंत में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा न्यूनतम हो जाती है क्योंकि अब पूरे तरीके से गर्भ शिशु जो है वो विकसित हो चुका है और उसका प्रसव होना बाकी है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपकी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये हार्मोन क्या करता है कि आपके माता के गर्भाशय को संकुचित करने के लिए सिग्नल भेजता है। इसमें क्या होती है, हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये गर्भ शिशु को बाहर की ओर धकेलना प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और हार्मोन होता है आपके जो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन है, जो क्या करता है जगनास्थि जो होती है हमारी, उसको क्या करता है मादा में ढीला करने का प्रयास करता है। जो उसकी संधि होती है उसको थोड़ा सा शिथिल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि योनि मार्ग जो है वो थोड़ा सा पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे प्रसव कराना क्या होता है आसान हो जाता है। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये आपके अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो इन दो हार्मोन की भूमिका होती है प्रसव के दौरान। और उसके बाद हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा प्रसव हो जाने के बाद में दुग्ध स्रवण, लैक्टेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि हार्मोन की मुख्य भूमिकाएं होती है, जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी है और ये आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। तो इस दौरान क्या होता है इन हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है कि माता के स्तनों का भी विकास होता है, स्तन ग्रंथियाँ विकसित होने लगती है। तो स्तन ग्रंथियों के विकास होने पर उसमें बाद में क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसके प्रभाव से क्या करता है हमारे माता में क्या होता है कि दूध का जो निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है। जब दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो वो क्या करता है कि उसके बाद में आपके दूध के निष्कासन का जो है दुग्ध ग्रंथियाँ इंतजार करती है, जिसके लिए क्या होता है आगे हमारे एक और हार्मोन आता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है, यानी दूध के जो निकलने की जो क्रिया है वो आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। दूध के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपकी ये मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं। यहाँ पर आपके वसा का जमाव है, ये आपकी इसकी चेस्ट की मसल्स हैं, ये आपकी रिब्स हैं जो आपको कटिंग रूप में दिखाई दे रही होगी, और ये इसकी डक्ट्स हैं जिनमें क्या होता है दूध का धीरे धीरे क्या होता है निकल करके यहाँ पर आपकी निप्पल के द्वारा क्या होता है ये बाहर आने लगता है। और इसकी जो ये आपकी इसकी ये नॉब्स होती है इसमें डक्ट्स में क्या होता है ये धीरे धीरे दूध का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से होता है। और निप्पल के में क्या होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जो दूध बनने लगा है वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से दूध का निष्कासन होता है। तो पूछा जाए कि दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो ऑक्सीटोसिन है। दूध निर्माण के लिए कौन है, तो वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को मदर हार्मोन भी कहते हैं विद्यार्थियों, या थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा दुग्ध निर्माण का, इसमें क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां, माता और मस्तिष्क ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि हार्मोनियल क्रियाएं होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा अंतिम टॉपिक है विद्यार्थियों। इस दौरान क्या होता है कि दुग्ध निष्कासन के लिए क्या होता है हाइपोथैलेमस और आपकी पीयूष ग्रंथियां भाग लेती हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट को क्या करता है आपको इसके प्रोलैक्टिन हार्मोन के निष्कासन के लिए प्रेरित करता है। जो आपके PRH है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि आपके पीयूष ग्रंथि का जो ये वाला भाग है ये क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण करना प्रारंभ कर देता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो आपके कौन बनाता है, ये पीयूष ग्रंथि बनाती है। और इसको प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, वो हाइपोथैलेमस से आता है, वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। और इसके प्रभाव से क्या होता है कि दूध का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, दूध का निर्माण प्रारंभ हो गया है। अब इसके बाद में क्या होता है आपके पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पार्ट से, इस वाले पार्ट से क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रारंभ हो जाता है निकलना। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि मिल्क के इजेक्शन को प्रारंभ करता है, यानी दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्तन ग्रंथियों से दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है। और इन सभी का जो एहसास है ये कंप्लीट क्या होता है हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा फील किया जाता है। और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है इसके सिग्नल को इकट्ठा किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हार्मोनल प्रोसेस है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथियां भाग लेती हैं।
उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब पहली बार जो माता के आपके स्तनों से जो है वो दूध निकलता है तो उस दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है विद्यार्थियों कि जो प्रथम दूध है उसको क्या कहते हैं, प्रथम स्तन्य भी कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती है और विटामिन्स होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, जो क्या करता है कि जो नवजात शिशु है उसको क्या करता है, बाहर के रोगों से, बीमारियों से बचाता है। तो ये क्या करता है कि बहुत ही पीले रंग का दूध होता है। ये प्रारंभ में जब इसका श्रवण होता है तो पीला रंग होता है। तो ये पीले रंग का दूध होता है। इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में विटामिन और एंटीबॉडीज़ होती है। इसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कोलेस्ट्रम कहते हैं ये, और या खीस कहते हैं। ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों यहाँ तक आपको पूरा मानव प्रजनन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ आज अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए